Hello dear students, I am Rajesh Diajare sir and you are watching RDS sir YouTube channel. In standard 9th CBSE, in the book Behave published by NCERT, we are going to study second unit or second chapter, The Sound of Music. This particular chapter is divided into two parts. First chapter is titled Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी कानों से सुने बगैर साउंड मतलब आवाज को समझती है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी और ऑफ दिस चैप्टर इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई. Both of the parts are about music. Both of the parts deal with the aspects of music and the legendary musicians who achieved excellence in their respective fields. तो एवलिन ग्लेनी हो चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, दोनों म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत फेमस नाम है. And in this video we are going to study the first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This particular part is written by Deborah Cowley, and in this part Evelyn Glennie, who in spite of being deaf earned a name in the field of playing the xylophone. इस पार्ट में जो है ये एवलिन ग्लेनी के बारे में है जो कि डीप है मतलब बहरी है, और उसके बावजूद उसने म्यूजिक की दुनिया में जो झाइलोफोन एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाकर जो भी है अपना एक बहुत क्या बोलेंगे बहुत ज्यादा फेमस हुए है या उस झाइलोफोन म्यूजिक की जो दुनिया है उसमें ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है. उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, उनके जीवन की सच्ची स्टोरी है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो इन दिस स्टोरी देयर आर थ्री मेजर कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज एवलिन ग्लेनी हरसेल्फ, जिनके बारे में यह स्टोरी है. शी इज अ प्रोटैगोनिस्ट, इन्हीं पर बेस्ड है ये स्टोरी. सेकेंड इज इजाबेल ग्लेनी, ये एवलिन ग्लेनी की मम्मी है. एंड थर्ड इज रॉन फोर्ब्स, ये एक परकुशनिस्ट है मतलब कि जो तबला जो प्ले करते हैं वो है. तो ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स है. एंड बिफोर वी लर्न द चैप्टर, हियर इज अ सेइंग, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ऐसी एक कहावत है कि भगवान अगर एक चीज ले लेता है तो दूसरी और कोई चीज देता है. तो जो गॉड है या उन्होंने एवलिन की जो सुनने की एबिलिटी है, जो कानों से सुनने की एबिलिटी है, वो भले ही वो उनमें ना हो पर उसके बदले इनको जो सुनने की क्षमता ये फील करती है. जो हम कान से सुनते हैं ये अपने बॉडी पार्ट से फील करती है, महसूस करती है, और उसी से ये इतना ज्यादा महसूस करती है कि उसी से उन्होंने झाइलोफोन जो म्यूजिक है उस दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया, फेमस हुई है. तो ये जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ये हमें पढ़ना है कि किस तरीके से एवलिन ग्लेनी ने डिसएबिलिटी मतलब कि जो दिव्यांगता है उसको हराकर अपनी जीवन में सक्सेस पाया, हम अभी पढ़ेंगे. द स्टोरी स्टार्ट्स. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. क्या हुआ, ये रॉयल एकेडमी जो है वहां जहां पे चलती थी लंदन में मतलब कि यूके में, वहां पे जो अंडरग्राउंड में एक ट्रेन चलती थी, और जब रश आवर जो भीड़ भाड़ वाले घंटे में जो भीड़ है वो ट्रेन की पोजीशन के हिसाब से जब वहां से उन्होंने जो एक दूसरे को जॉसल किया, ढकला, पुश किया, तब ट्रेन आ रही है, ये जो आवाज है या ये जो फीलिंग्स है ये इस पतली सी लड़की ने जो 17 साल की थी पर वो 17 साल से छोटी दिखती थी, उस लड़की ने बिल्कुल फील कर लिया, समझ गई. ये एक लड़की जो कि इसका जो प्रेस्टिजियस बहुत फेमस
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है जो कि लंदन में स्थित है, वहां पे इस एवलिन का पहला ही दिन था। ये जो लड़की है, ये जो टीनेजर है, 17 साल की जो लड़की है, ये स्कॉटिश लड़की है, मतलब स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की है और ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, मतलब कि ये म्यूजिक की दुनिया में बहुत मतलब अपना क्या बोले कि पहले पहले कदम रख रही है, म्यूजिक सीखना चाह रही है। पर ये म्यूजिक सीखने में उसे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वो पूरी तरह से डीप मतलब कि बहरी है। तो मैंने क्या किया, आपको इधर जो दिख रहा है ये आपके काम का, फिलहाल आपके काम का नहीं है, नहीं बोल सकते, पर आप अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो पूरी स्टोरी है उसको कुछ पार्ट्स में जो है उसके जो भी पैराग्राफ है 10 पैराग्राफ को अपने तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए जो है अपन क्या बोलेंगे एक तरीके से मैंने उनको एक नाम दिया हुआ है। तो पहले दूसरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है, एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग, तो एवलिन अपना जो सुनने की क्षमता है वो गवा चुकी है। किस तरीके से गवा चुकी है, नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर बताया गया है, एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. क्या हुआ कि जो एवलिन ग्लेनी है वो अपनी जो सुनने की क्षमता है वो 8 साल के बाद धीरे 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 उसकी वो जो सुनने की एबिलिटी है वो उसकी गई है, मतलब जन्म से ही बहरी नहीं है। और ये उसकी जो मम्मी है जो इजाबेल है उन्होंने बताया कि मुझे ये पहली बार तब ये रियलाइज हुआ, बोले कि इसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो रही है करके, जब ये 8 साल की थी और जब मैंने इसे आवाज मारा, जब ये पियानो प्ले कर रही थी तब इसने नहीं सुनी। तब मुझे ऐसा लगा कि ये मैं आवाज तो मार रही हूँ इतने जोर से पर ये सुन नहीं रही है, मतलब इसको सही में सुनाई नहीं दे रहा है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. उसके बाद में फिर एवलिन खुद कहती है कि बोले मैं बहरी हूँ करके जो वो चीज है वो मेरे टीचर से और मेरे फ्रेंड्स से मैंने बहुत समय तक छुपा के रखा, पर उसके बाद में मेरे जो मार्क्स है वो डिटेरियोरेट होते गए, मतलब कि जो है मेरा परफॉर्मेंस जो है वो बुरा होते गया। जिस तरीके से पिछले चैप्टर में हमने पढ़े हैं जो मार्गी थी उसके मार्क्स कम होते गए, उसी तरीके से इसके भी जो एवलिन के मार्क्स कम होते गए। और तब फिर टीचर लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप क्या करो, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। और फिर जब हमने स्पेशलिस्ट को दिखाए तब फिर पता चला कि नहीं, ये जो हूँ मैं पूरी तरीके से बहरी होते जा रही हूँ। लगभग मेरी जो नर्व है जो सुनने की क्षमता ईयर में वो डैमेज होते गई है, इंपेयर होते गई है और मेरी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई है। और फिर उन्होंने ये कब बताया टीचर्स ने कि आप एक काम करो, डीप लोगों की जो डीप के लिए स्पेशल जो स्कूल्स रहती है वहां पे एडमिशन कराओ। और फिर बोले जो मेरा जो सुनने की क्षमता है वो एक दिन ऐसा आया कि मैं कुछ भी नहीं सुन सकती थी, पूरी तरीके से मैं डीप हो गई, बहरी हो गई। तो ये हो गया पहले और दूसरी पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है देखिए, एवलिन डिडंट गिव अप होप, पर इतना सब होने के बावजूद बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. क्या हुआ, अब एक दिन उसने पूरी तरीके से बहरी हो गई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। She didn't give up. और तभी उसने देखा कि एक जो उसके जो क्लास में या उसके स्कूल में एक लड़की है, अब ये रॉयल एकेडमी में आने को है, ठीक है, तो उसके स्कूल में एक जो लड़की है वो झाइलोफोन बजा रही है। ये एक्चुअली 8 साल तक क्या बजाती थी, पियानो बजाती थी। अब उसने देखा कि उसकी जो दोस्त है वो झाइलोफोन बजा रही है। झाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको साइड में दिख रहा है बुक में। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और इसको इच्छा हुई कि मैं भी बजाऊंगी ये। और क्योंकि ये
सुन नहीं सकती और ये इंस्ट्रूमेंट जाइलोफोन बजाऊंगी बोल रही है करके उसके जो भी टीचर्स है, जो भी फिर बाकी जो फ्रेंड्स है, उन सभी ने इसे डिस्करेज किया। तभी एक परकुशनिस्ट, तभी एक तबला वादक मतलब कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, ये परक्यूशनिस्ट थे मतलब कि तबला वादक थे और अपनी म्यूजिकल इंडस्ट्री में फेमस थे। उन्होंने देखा कि नहीं, ये भले ही बहरी हो पर ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये सीखना चाहती है, इसमें सीखने की पूरी जिद है, और करके बोले नहीं बेटा आप सीख सकते हो। जब सब लोग उसको डिमोटिवेट, डिस्करेज कर रहे थे, तब ये जो रॉन फोर्ब्स है ये उस एवलिन को मोटिवेट करने लगे। उन्होंने देखा कि नहीं ये सीख सकती है। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ड्रम है वो अलग अलग नोट पर, मतलब अलग अलग साउंड पर, नोट जो एक वर्ड है वो म्यूजिकल इंडस्ट्री में नोट मतलब धुन, तो अलग अलग धुन में ड्रम बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज इवलिन। तो उसे जो इवलिन है वो याद करके बता रही है कि बोले जो रॉन फोर्ब्स है उन्होंने ये सब बजाने के बाद उन्होंने वो कहते थे कि कानों से मत सुनो, क्योंकि कानों से तो ये सुन ही नहीं सकती, इसको किस कोई और तरीके से फील करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। फिर उन्होंने बोलती है वो कि मैंने फिर तभी जब वो सर ने कहा कि कानों से मत सुनो, ये तो सुन भी नहीं सकती थी, खैर उन्होंने क्या कहा करके, पर जब उन्होंने ये कहा कि फील करो, तब बोले मैं एक चीज फील कर सकती थी कि जब वो हाई ड्रम जब बजाते थे, जब हाई नोट जब बजाते थे ड्रम पर, तो वो मेरी वेस्ट मतलब मेरी कमर के ऊपर वाइब्रेशन होते थे, और जब वो लो नोट बजाते थे तो मेरे कमर के नीचे जो है वाइब्रेशन होते थे, कुछ फील होता था कि कुछ तो भी बज रहा है, कुछ तो भी हो रहा है। Holmes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work। फिर उन्होंने जब वो रॉन फोर्ब्स को भी समझ में आया कि मैं जो बजा रहा हूँ ये फील कर रही है, इसके अंदर बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो ये जो एक्सरसाइज के तौर पर रॉन फोर्ब्स बार-बार एक्सरसाइज के तौर पर कराते थे, और वो अलग-अलग नोट्स अपने पूरे बॉडी में अलग-अलग तरीके से उसको वाइब्रेट होते थे। जब भी कोई नया साउंड बजता था तो उसके बॉडी के अलग डिफरेंट पार्ट में वाइब्रेट होता था, वो फील करती थी पूरी म्यूजिक को। और फिर उन्होंने कहा तो ये तो एक म्यूजिक, वो तो एक्सरसाइज है, उसका कमाल है उसकी। वो फिर मैंने सीखा कि मैं जब मैंने अपना मन बना लिया कि मैं सीखूंगी, मैं अपने बॉडी के जो पार्ट्स है उसको ओपन करूंगी कि नई नई चीजों को, नए नए आवाजों को फील करवाने के लिए। और फिर बोले उसके बाद जो है फिर बाकी जो भी है मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ निश्चय जो है वो, और उसके अलावा मेरी मेहनत है जिसकी वजह से मैं आज यह हूं। ये आगे सफल पूरा होने के बाद की पूरी बता रही है अपनी स्टोरी। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब क्या हुआ, जब उसने इतना जब सीख ली, उसके बाद में उसने डिसाइड की बोले अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने पीछे नहीं हटके नहीं देखी, पीछे मुड़कर नहीं देखी, और वो सीधा चली गई लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में चली गई। यूनाइटेड किंगडम में लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी थी म्यूजिक सीखने के लिए, वहां पे ये गई और वहां पे टेस्ट होती थी एडमिशन लेने के लिए। और उस टेस्ट में इसने अब तक उस एकेडमी की हिस्ट्री में किसी ने मार्क नहीं लिए थे, उतने मार्क्स लेकर ये पास हो गई, ये टॉप कर गई। और उसके बाद में इसे जब ऑडिशन वगैरह मिला तो ऑडिशन में तो ये बहुत बढ़िया, मतलब टेस्ट में बोलो या ऑडिशन में बोलो, इसको इतना अच्छा स्कोर मिला तो ऑब्वियसली एडमिशन भी मिल गया। उसके बाद में वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क जो है, जो ऑर्केस्ट्राज होते थे वहां पे ये काम करने लगी, और फिर ऑर्केस्ट्रा से ये सीधा शिफ्ट हो गई सोलो परफॉर्मेंस, मतलब ऑर्केस्ट्रा से छोड़कर खुद का अकेले का परफॉर्मेंस करने लगी, अकेले जाइलोफोन प्ले करने लगी। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards। और 3 साल का रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में कोर्स करने के बाद में ये जो है ये म्यूजिक की इंडस्ट्री में लगभग टॉप जितने भी अवार्ड्स थे वो पूरे अवार्ड्स ये जीत चुकी थी। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement।
इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो क्या कहती है कि बोले अगर आपका डिसीजन फिक्स है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, अगर आपको पता है तो आप पक्का वहां पे जा सकते हो। अगर आपका गोल फिक्स है तो वो आप कुछ भी हो जाए आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। ये एवलिन ग्लेनी जो है वो बताना चाहती है। देन आगे, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई तब फिर वो बहुत सारे परक्यूशनिस्ट के साथ काम करने लगी। बहुत सारे जो भी कम एज, उतनी कम एज में जो परक्यूशनिस्ट थे, जो तबला वादक थे या और भी जो म्यूजिशियंस थे, है ना, तो जो फेमस थे उससे काफी बड़े बड़े थे, उनसे भी ये आगे चली गई। और फिर ये इसका जो शेड्यूल है वो एकदम बिजी होते गया। ये इंटरनेशनल टूर्स, अलग अलग देशों में ये क्या बोलेंगे, परक्यूशनिस्ट के तौर पर, मतलब म्यूजिशियन के तौर पर, झाइलोफोन प्लेयर के तौर पर ये जाने लगी। It is intriguing to watch Evelyn functions so effortlessly without hearing. In our 2 to 4 discussions, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. अब क्या हुआ, जब भी वो प्रोग्राम में कोई सी भी फंक्शन में जब अपना परफॉर्मेंस करती थी, सोलो परफॉर्मेंस हो या ऑर्केस्ट्रा में हो, तो उसको देखना बहुत ज्यादा मजेदार होता था। इसलिए मजेदार होता था क्योंकि वो बिना सुने म्यूजिक को सिर्फ फील करके वो बाकी सबसे अच्छा प्ले करती थी। और स्पेशली झाइलोफोन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्ले करती थी क्योंकि उसने झाइलोफोन प्लेइंग में मास्टरी पाली थी। और वो बोलती थी कि मुझे जो बशी बियर्स वाले जो लोग हैं उनसे जो है मुझे तकलीफ होती है, जो ऐसे आदमी जो दाढ़ी रखने वाले जो आदमी है उनसे मुझे तकलीफ होती है, बोलकर वो हंसती थी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. और वो जब फिर बोलती थी, क्या बोलती थी, बोले सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो रॉन फोर्ब्स वगैरह हो गए या उनसे जो प्रेरणा वगैरह मिली, तो बोलती थी कि सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे जो बोले मुझे सिर्फ सुनने की बात नहीं, मेरे चेहरे, मेरे जो लिप्स है, मेरे जो पूरा चेहरा है, वो सब कुछ बोले जो है मेरा, मैं फील करती हूँ, मेरे आंखों से लेकर मेरे पूरी बॉडी पार्ट्स में मेरे वाइब्रेशंस होते हैं और वो सब मैं बहुत अच्छे से, उसी की वजह से मैं म्यूजिक को प्ले कर सकती हूँ। और वो ये जो भी बातें बता रही थी वो एकदम स्कॉटिश लिरिट में, मतलब स्कॉटिश एक्सेंट में बोल सकते हैं, वो पूरी स्टोरी अपनी बता रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। और वो बहरी भले ही है पर वो बोल सकती है, वो गूंगी नहीं है। शी इज नॉट डम। तो बोले मैं बोल, जनरली क्या होता है, जनरली जो डीप होता है वो डम भी होता है, मतलब जो बहरे लोग हैं वो जनरली गूंगे भी होते हैं, पर ये बहरी भले ही थी, 100% बहरी ही थी, बट गूंगी नहीं थी। और इसने उसका कारण ये बताया, बोले मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, इसलिए मैं क्लियरली बोल सकती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक मैं सुन सकती थी। जो लोग सुन सकते हैं वो लोग बोल भी सकते हैं। तो बोले मैं 11 साल की उम्र के बाद जो है मेरा जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरह से गई। 8 साल की उम्र में वो रियलाइज हुआ उसके मम्मी को, वो कम होते गई, और 11 साल की उम्र में वो पूरी तरीके से डिप होते गई। तो बोले मैं 11 साल तक सुन सकती थी और उसकी वजह से मैं क्लियरली बोल भी सकती हूँ। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। पर ठीक है, बोल सकती है उतना काफी है, स्कॉटिश लैंग्वेज बोल सकती है क्योंकि वो स्कॉटिश गर्ल थी, तो पर वो भले ही बोल सकती हो, पर इससे ये प्रूफ नहीं हुआ कि आखिरकार ये फ्रेंच लैंग्वेज पर, जापानीज लैंग्वेज पर, मतलब इन विदेशी लैंग्वेज तो ये तो लैंग्वेज उसने सीखी, मतलब सुनी नहीं, तो उसके बावजूद वो उन्होंने इन दो लैंग्वेज पर किस तरीके से मास्टरी पाली, ये दोनों लैंग्वेज कैसे एकदम बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से, फ्लुएंट तरीके से बोलने लगी, ये बात बोले मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। ये राइटर कह रहे हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, my cheekbones and even in my hair। बोले अगर मैं म्यूजिक की अगर बात करूं तो मैं ये बता दूं कि जो म्यूजिक है वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में वाइब्रेट होती है। मेरी स्किन, मेरी चेकबोन्स या फिर मेरे जो हेयर है, इवन बालों में भी वाइब्रेशन होता है, मेरे बालों से भी मैं महसूस कर सकती हूँ म्यूजिक को। तो वहां पे मुझे लैंग्वेज की कोई
प्रॉब्लम नहीं आती। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. वो जब xylophone बजाती थी तो उस हमारे फिंगर टिप से जो होने वाला आवाज है वो तक वो फील कर सकती थी। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. जब वो ड्रम बजाती थी या ड्रम बजाने वाले के साथ अगर जाइलोफोन अगर बजाती थी तो क्या होता था, जो रेजोनेंस है, जो इको होता था, जो प्रतिध्वनि आती थी वो तक वो फील कर सकती थी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और अगर कोई लकड़ी का अगर प्लेटफॉर्म है तो वो क्या करती थी, अपने जो शूज है वो उतार देती थी। इसलिए शूज उतारती थी ताकि अपने जो बेयर फीट है, जो उसके नंगे पैर है, अपने पैरों से जो म्यूजिक है वो सुन सके, वो म्यूजिक को फील कर सके अपने पैरों से। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और ऑब्वियसली इसमें कोई सरप्राइज वाली होने वाली बात ही नहीं है कि एवलिन जो है वो अपने ऑडियंस को खुश कर देती थी बिल्कुल अपने जाइलोफोन प्लेइंग से, अपने म्यूजिक से। और 1991 में 1991 में क्या हुआ कि उसको जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है रॉयल एकेडमी की तरफ से ही नहीं बल्कि उसका नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। एक साल में जो सोलोइस्ट है, जो अकेला परफॉर्म करता है म्यूजिक, ऐसे म्यूजिशियंस में से किसी एक को ही रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया जाने वाला सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता था। और वो भी उसने जीता 1991 में। कब? 1991 में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और ये फिर वो जो उसके साथ काम करने वाले एक मास्टर परक्यूशनिस्ट और थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड्स। क्या नाम था? जेम्स ब्लेड्स। तो जेम्स ब्लेड्स जो है वो उन्होंने फिर आगे कहते हैं उनके बारे में एवलिन के बारे में बताते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। चैप्टर स्टार्ट होने के बिफोर वी रीड में जो ये लाइन लिखी हुई है, those particular lines are said by James Blades, who is a master percussionist। जो master percussionist James Blades है, इन्होंने फिर वो बात कही कि भले ही भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता जो है वो ले ली हो, पर उसके बदले उसे इतना कुछ दिया, उसे म्यूजिक को जो भी हम जो सुनते हैं कानों से, कोई भी चीज वो उसे फील करने की क्षमता दी। और वो इतना डीप, इतना अंदर से, इतना ध्यान देकर करती है कि हम लोगों से, हम जो कानों से सुनकर भी कोई चीज नहीं समझ सकते, वो बिना सुने सिर्फ फील करके वो चीज सुन सकती है। और वही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ सकती है, और सिर्फ समझ ही नहीं सकती बल्कि क्या बोलेंगे एक्सप्रेस कर सकती है, अपने जाइलोफोन प्लेइंग के साथ में हो या किसी और माध्यम से हो। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन खुद कहती है कि हाँ बोले मैं वर्कaholic हूँ, मुझे काम करना पसंद है, मुझे काम करने की आदत है, मैं खाली के लिए नहीं बैठ सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क अपॉन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। उन्होंने कुछ साफ बोल दी, बोले मुझे वर्क पे जाना है, अभी ये मुझे वर्क पे बिल्कुल थोड़ी समय में जाना है, बोले ये मुश्किल है कि क्लासिकल म्यूजिशियंस जो है उनके साथ मुझे काम करना है। और बोले बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, पर बोले इनाम उसके जो भी मिलेंगे वो अलग चीज है, वो अलग ही चीज है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians। ये जो एवलिन है, चलो कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी तो जाती है जहाँ से पैसा वगैरह मिलता है, उसके अलावा चैरिटी वगैरह भी करती है। जो गरीब बच्चे हैं या जो डिसेबल स्टूडेंट्स है, म्यूजिशियन जो सीखना चाहते हैं म्यूजिक, उन्हें ये म्यूजिक सिखाती है। उसके अलावा जो प्रिजनर्स है, जो कैदी है जेल में, वहां पे ये म्यूजिक मतलब म्यूजिक के प्रोग्राम करती है या फिर उनको सिखाती है। उसके अलावा हॉस्पिटल में जाकर ये सब काम करती है। जो यंग म्यूजिशियंस है उनको ये सिखाती है और फ्री में सिखाती है लगभग। एन रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go। जो एक
डीप जो बीथोवन फंड है डीप चिल्ड्रेन के लिए, जो बहरे बच्चों को मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो एक बेथोवन फंड है, जो एक सोसाइटी है, उसमें काम करने वाले एन रिचलिन कहते हैं एवलिन के बारे में कि ये जो एवलिन है ये एक चमकदार, एकदम शाइनिंग, एकदम ब्राइट क्या है, इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा देने वाली कैरेक्टर है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है डीप बच्चों के लिए। वो इसे देखकर, एवलिन को देखकर वो ये डिसाइड कर सकते हैं, वो इतनी प्रेरणा देती है कि वो ये मानते हैं कि जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हम बहरे हैं करके नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, और ये एवलिन ने प्रूव कर दी। देन इन द लास्ट पैराग्राफ it is said Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can, and not the least. She has given enormous pleasure to millions. अब ये जो एवलिन ग्लेनी है उसने लगभग सब कुछ अपने जीवन में उन्होंने पा लिया है। जो उनसे डबल एज के लोग जो चाहते हैं, जो अचीवमेंट चाहते हैं, वो इसने उनकी आधी उम्र में ही एवलिन ने अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट, वो फेम, वो फेमस, वो पॉपुलैरिटी, वो नाम, वो पैसा जो भी है वो सब अचीव कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज जो ये जो है, ये इनको देखकर इन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और ये जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है। और वो इसे, इनके बारे में जब भी बात आती है तब वो बोलते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उससे भी बड़ी चीज, इन्होंने मिलियंस लोगों को, मतलब कई लाखों करोड़ों लोगों को क्या करी है, जो एक प्लेजर दिया है, जो एक खुशी दी है, उसकी तो कल्पना, उसकी तुलना किसी और चीज से हो नहीं सकती। ये इतनी बेटर जो म्यूजिशियन है वो है एवलिन ग्लेनी, जिनके बारे में हमने अभी पढ़े हुए हैं। आई होप आपको ये एवलिन ग्लेनी की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो ट्रू स्टोरी है, वो आपको समझ में भी आ गई होगी और आपको भी इंस्पायर कर रही होगी कुछ नया करने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, मजेदार लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट कर ही सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अधूरा अधूरा काम मत कीजिए। नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।